हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीकर सेक्शन और सर्टेन सेक्शन, यानी कि भारत के संविधान में कमज़ोर वर्गों या कुछ विशिष्ट वर्गों के लिए जो कुछ खास प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। हालांकि जो कमज़ोर वर्ग है उसका दायरा बहुत बड़ा है, यानी कि इसके अंदर बहुत से समाज के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एंग्लो इंडियन, दिव्यांग, अनाथ, बूढ़े, बीमार या एलजीबीटीक्यू। लेकिन इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हमारे संविधान के भाग 16 पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 330 से 342 के बीच में जो प्रोविज़न किए गए हैं, जो कि खासकर अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं क्या क्या प्रोविज़न या क्या क्या खास उपाय किए गए हैं इन सेक्शंस के लिए। तो पहला है विधायिका में आरक्षण, रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव। लोकसभा, राज्यसभा और जो विधानसभा है उसके अंदर कुछ सीटें इन कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित की गई है। दूसरा है विधायिका में विशेष प्रतिनिधित्व, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव, यानी कि बिना रिजर्वेशन या बिना इलेक्शन लड़े कुछ जो सोसाइटी के जो कमज़ोर वर्ग है उनको सीधा नॉमिनेट किया जाता है। फिर तीसरा है नौकरी के अंदर आरक्षण, एम्प्लॉयमेंट इन जॉब, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट और जॉब। फिर शैक्षणिक अनुदान है, शिक्षा के संबंध में कुछ ग्रांट या डोनेशन एड कुछ वर्गों को प्रोवाइड की गई है। फिर राष्ट्रीय आयोग है, यानी कि संविधान के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग कुछ नेशनल कमीशंस बनाए गए हैं। फिर कुछ जांच आयोग है, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग कमीशंस जो टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर अपॉइंट किए जाते हैं। अब हम लोग अनुच्छेद 341 और 342 को पहले पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 341 ये बोलता है अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में। शेड्यूल कास्ट कौन सी कास्ट जो है वो शेड्यूल कास्ट होगी, ये निर्धारित करने का या डिसाइड करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इस विषय में जिस भी राज्य की किसी कास्ट को शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर करना होता है उसके बारे में भारत के राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह या परामर्श करते हैं। उनसे डिस्कस करने के बाद वो किसी कास्ट को एक नोटिफिकेशन निकाल के, एक या एक से ज़्यादा जो भी कास्ट है उसको एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करके शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर कर देते हैं। एक बार डिक्लेयर करने के बाद में अगर उस लिस्ट में कोई भी फेरबदल करना है या अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन करना है तो वो अधिकार भारत की संसद के पास है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसी तरीके से आर्टिकल 342 संविधान का अनुच्छेद 342 ये बोलता है कि कोई, यानी कि शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति या एसटी के बारे में कि किसी राज्य की किसी कास्ट को या एक से ज़्यादा कास्ट है, जातियां हैं, उनको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है तो वो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होगा। इस संबंध में वो रिलेटेड जो स्टेट है संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह या कंसल्ट करेंगे और कंसल्ट करने के बाद में जो भी एक या एक से ज़्यादा ट्राइब है उनको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना है उसके बारे में एक नोटिफिकेशन निकालेंगे। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है और उन ट्राइब में या उस लिस्ट में अगर कोई बदलाव करना है उस सूची में तो वो करने का अधिकार भारत की संसद को होगा, यानी कि राज्य के जो राष्ट्रपति हैं उनको नहीं है। तीसरा है ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, ये 342 ए में आती हैं। संविधान के अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है संशोधन 102 2018 उसके द्वारा जोड़ा गया। 342 ए ये बोलता है कि कौन सी जातियां जो है वो ओबीसी में आएंगी, इसको डिसाइड करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। और जिस राज्य की, जिस स्टेट की कास्ट को ओबीसी डिक्लेयर करना है, इस मामले में भारत के राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरा करते हैं और डिस्कशन के पश्चात एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और उस नोटिफिकेशन में जो कास्ट ओबीसी में है उनकी लिस्ट या उनका नाम दर्ज होता है। उसके बाद में जो भी मॉडिफिकेशन करना है, मॉडिफिकेशन का अधिकार भारत की संसद को होगा, यानी कि राष्ट्रपति को नहीं। तो हम देखते हैं कि 341, 342 और 342 ए तीनों के अंदर सिमिलर प्रोविज़न है। 341 शेड्यूल कास्ट के लिए है, 342 शेड्यूल ट्राइब के लिए और 342 ए अदर बैकवर्ड क्लास के लिए है। अब बात करते हैं एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन कौन है? एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति है जिसके पिता या उनके कोई पूर्वज मेल मेंबर, यानी कि उनके दादा या परदादा, यानी कि उसके फादर लाइन में कोई भी मेल मेंबर
यूरोप से भारत में आए और भारत में आके परमानेंटली बस गए, यानी कि यूरोप से आए हुए कोई भी मेल आदमी, कोई भी पुरुष जो भारत में परमानेंटली बस गया स्थायी रूप से, उसकी जो संतान होगी वो एंग्लो इंडियन कहलाएगी। अब प्रोविज़न पे वन बाय वन देखते हैं। पहला प्रोविज़न था विधायिका में आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव। अनुच्छेद 330 ये बोलता है कि जो लोकसभा है उसमें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व होगी, और ये सीटें जो हैं ये उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्व होगी। भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन लगभग 16% है, और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी पॉपुलेशन लगभग 8% है। तो इसके अकॉर्डिंग देश में लोकसभा की 79 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 41 यानी कि 41 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं। दूसरा 331 अनुच्छेद बोलता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन होगा। ओरिजिनल आर्टिकल ये बोलता है 331 कि अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि भारत की लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व यानी कि सूटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के अंदर जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से हो। इसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 बोलता है कि राज्य की विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का स्थान जो है वो रिजर्व होगा, कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व होगी, और ये रिजर्वेशन, ये सीट जो है राज्य में उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगी। फॉर एग्जांपल हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन नहीं है, तो हरियाणा में एक भी सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है। इसी प्रकार जो आपका अंडमान या निकोबार है या मणिपुर है, वहाँ पे शेड्यूल कास्ट की संख्या 0 है, तो वहाँ पे कोई भी सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व नहीं है। यानी कि राज्य में जितनी पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट या ट्राइब की होगी उनके अकॉर्डिंग सीटें विधानसभा में रिजर्व की जाएंगी। अनुच्छेद 333 ये बोलता है कि राज्य की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन, अगर राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व यानी कि सूटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो 1 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय से है, उसको विधानसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। ये वाला प्रोविज़न भी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 334 ये बोलता है कि 70 साल के बाद, आफ्टर द 70 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्वेशन है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन समय समय पर इसको बढ़ा दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 10 वर्ष के लिए और यानी कि 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है। 104वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो रिजर्वेशन है उसको 10 साल के लिए बढ़ाया है, और ये रिजर्वेशन SC और ST का बढ़ा है। और जो एंग्लो इंडियन के लिए प्रोविज़न थे कि 2 मेंबर उनके लोकसभा में और 1 विधानसभा में अपॉइंट किए जाएंगे, तो ये वाला प्रोविज़न अब ख़त्म कर दिया गया है। दूसरा क्या उपाय किए गए हैं वीकर सेक्शन के लिए, उसमें है आपका नौकरी में आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन इन जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में अनुच्छेद 335 आर्टिकल 335 बोलता है कि सर्विसेज और पोस्ट के लिए यानी कि सेवाओं और पदों के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अपने रिजर्वेशन के लिए क्लेम कर सकती है, आरक्षण का दावा कर सकती है, लेकिन इसमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। यानी कि एक तो इससे कार्यकुशलता, प्रशासन की एफिशिएंसी प्रभावित ना हो, और दूसरा मेरिट पद्धति को ज़्यादा नुकसान ना हो। यानी कि एक बैलेंस बनाया गया है इक्विटी SC और ST के रिजर्वेशन या उनके विकास के लिए, और दूसरा प्रशासन की कार्यकुशलता और मेरिट पद्धति को ध्यान में रखते हुए 335 आर्टिकल SC और ST के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करता है एम्प्लॉयमेंट में। दूसरा है आर्टिकल 336, अनुच्छेद 336 संविधान का बोलता है कि कुछ सर्विसेज में या कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष उपबंध यानी कि रिजर्वेशन किया जाएगा। इसमें 10% स्थान जो है कुछ सेवाओं में एंग्लो इंडियन के लिए रखे जाते थे, और ये जो है 1968 में समाप्त कर दिए गए। इसी तरीके से 337 आर्टिकल ये बोलता है कि एंग्लो इंडियन के बेनिफिट के लिए उन्हें एजुकेशनल ग्रांट यानी कि शिक्षा के लिए अनुदान दिए जाने के प्रोविज़न है, यानी कि उन्हें शिक्षा से संबंधित ग्रांट पहले दिया जाता था अनुदान, वो भी 1968 में बंद है। तो यानी कि अब कुल मिलाकर देखें तो एंग्लो इंडियन के लिए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी स्पेशल प्रोविज़न नहीं बचा है। 331, 333, 104वें संविधान संशोधन ने ख़त्म कर दिए, और 336 और 337 यानी कि जॉब में रिजर्वेशन और एजुकेशन के लिए जो ग्रांट है वो 1968 में समाप्त हो चुके हैं।
उसके बाद आर्टिकल 338 ये बोलता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए एक नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत बना है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी अनुच्छेद 338 ए के तहत बना है, जो 2003 में लागू हुआ, पहले दोनों एक थे। उसके बाद 102वें संविधान संशोधन के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया है। ये जो राष्ट्रीय आयोग बनते हैं, इनका काम ये होता है कि भारत के संविधान में या भारत की संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून जो एससी, एसटी या ओबीसी के वेलफेयर से, कल्याण से संबंधित है, ये लोग देखते हैं कि क्या इसके द्वारा उसका क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन सही हो रहा है, या जो अधिकार एससी, एसटी या ओबीसी को दिए गए हैं कहीं उनका वायलेशन या उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हुआ है और उसकी शिकायत इस कमीशन को मिलती है, तो ये उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं। इन कमीशंस के पास सिविल कोर्ट यानी कि सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 339 ये बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के एडमिनिस्ट्रेशन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसको ब्रेक डाउन करते हैं। अनुसूचित क्षेत्र यानी कि शेड्यूल्ड एरिया, वो एरिया जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की एक अच्छी खासी पॉपुलेशन रहती है, और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इस एरिया में रह रहे हैं, तो उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। तो जो अनुसूचित क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरिया है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे केंद्र सरकार का खास नियंत्रण होता है। और अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन या शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर या कल्याण के लिए हमें एक आयोग या कमीशन का गठन कर सकता है, जो हमें शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब की वेलफेयर या उससे जुड़ी हुई स्थिति के बारे में रिपोर्ट करे, तो इसके तहत राष्ट्रपति कमीशन बना सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न था कि 10 साल के अंदर यानी कि 1960 तक एक कमीशन ऐसा मैंडेटरीली यानी कि अनिवार्य रूप से बनाया जाए। इसके तहत 1960 में यूएन डेबर की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, और उसके बाद 2002 में एक और कमीशन बना जिसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे। इसके अलावा भारत की जो केंद्र सरकार है, उसकी पास ये कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव पावर है कि वह राज्य को निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार एसटी के कल्याण की योजना बनाए और उन्हें लागू करे। केंद्र की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो राज्य सरकार के ऊपर बाध्यकारी है, यानी कि ये ओब्लिगेशन है राज्य सरकार के ऊपर कि वो उसका पालन करे। और अगर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र की कार्यकारी शक्ति का पालन नहीं करती है, तो केंद्र सरकार जो है वो आर्टिकल 365 का उपयोग करते हुए राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकती है। फिर से अगर हम इसको देखें तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर के तहत राज्य सरकार को ये डायरेक्शन या निर्देश दे सकती है कि वो एसटी यानी कि उसकी स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट में जो भी अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब रह रही है, उनके वेलफेयर के लिए कुछ योजना बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करे। और अगर स्टेट उन्हें इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है, तो केंद्र सरकार 365 आर्टिकल का उपयोग करते हुए, 365 आर्टिकल के अधीन जो शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त है उसका उपयोग करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंस रूल लगा सकती है। आर्टिकल 340 ये बोलता है कि राष्ट्रपति को जब भी लगे वो पिछड़े वर्ग की स्थिति की जांच के लिए कि पिछड़े वर्ग की क्या कंडीशंस अभी वर्तमान में है और उसके कल्याण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्या रिकमेंडेशंस हो, उसके लिए एक कमीशन का गठन कर सकता है। इस विषय में केंद्र सरकार ने अब तक राष्ट्रपति ने 2 कमीशन का गठन किया है। सबसे पहला 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में था, और दूसरा कमीशन 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में था। बीपी मंडल कमीशन ने ही सेंटर में ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। हालांकि इसको लागू सन 1990 में तत्कालीन सरकार ने किया, यानी कि 1990 में बीपी मंडल की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है। जो ओबीसी वर्ड है, इनके अदर बैकवर्ड क्लास है। अदर बैकवर्ड क्लास का मतलब ये है कि एससी और एसटी को छोड़ के जो भी बैकवर्ड कास्ट है या बैकवर्ड क्लास है वो ओबीसी के अंदर कंसीडर होती है। और दूसरा, ओबीसी की
बैकवर्डनेस यानी कि पिछड़ा मानने का कारण दो ही है, एक तो है एजुकेशनल ग्राउंड और दूसरा है सोशल ग्राउंड, यानी कि वो समुदाय एससी और एसटी के अलावा वो समुदाय जो एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जिनमें शिक्षा का स्तर कम है, एजुकेशन का लेवल कम है, और दूसरा सामाजिक अधिकार यानी कि एससी और एसटी के अलावा वो समुदाय जो सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए हैं, या अनटचेबिलिटी हो या कोई और आधार पे उनको समाज के हाशिए पे या सोशली मार्जिनलाइज कर दिया गया है, उनको ओबीसी की संज्ञा दी गई है।